हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडर गार्डन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 12 बायोलॉजी यूनिट नंबर 7, दैट इज जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। और इस यूनिट का हम सेकंड नहीं थर्ड चैप्टर कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमारा सेकंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और थर्ड भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, राइट। तो हम कर रहे हैं थर्ड चैप्टर, दैट इज इवोल्यूशन। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 6 है। और इस चैप्टर के अंदर हम कौन सा टॉपिक लेकर आए आज? अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, राइट। तो देखते हैं भाई इवोल्यूशन का क्या क्या, हम कैसे देखेंगे कि कौन इवॉल्व हुआ है, किसके बाद कौन आया है। तो अर्थ पे जब सेल्यूलर फॉर्म आया तो कैसे कैसे यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ और नई नई स्पीसीज बनी, वो सब देखते हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करें। आर यू गाइज रेडी? उससे पहले जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है बेटा? अबाउट 2000 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, द फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। तो मैंने जैसे कि आपको पढ़ाया था पहली क्लास में, इवोल्यूशन की पहली और दूसरी क्लास में, कि यहाँ पर जो लाइफ है वो सेल्यूलर फॉर्म में कब आई थी? 2000 मिलियन ईयर एगो। ओके, तो 2000 मिलियन ईयर एगो सेल्यूलर फॉर्म आई थी लाइफ की। ओके, अब मैं बात कर रही हूं कि ये सेल्यूलर फॉर्म कैसे आई थी, है ना। हमने बात करी थी कि सेल्यूलर फॉर्म कैसे आई है। तो नॉन सेल्यूलर एग्रीगेट्स है विथ ऑफ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल, ये क्या हुए हैं बताइए? ये इवॉल्व हुए हैं। और कैसे कैसे ये थ्योरी बोली गई कि अलग से बने थे, ठीक है। ये मैक्रोमोलिक्यूल जो है, जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल, इनका सेल एग्रीगेट जो है एक एनवेलप बैरियर के अंदर गया और क्या बन गया? सेल बन गया, ऐसा बोला गया था, ठीक है। बट अभी भी हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये जो मेम्ब्रेन एनवेलप बना था वो कैसे बना, राइट। बोला कि दोनों अलग अलग बने और यहाँ पर इस एनवेलप के अंदर ये मटेरियल आ गया, सेल एग्रीगेट आ गया और सेल बन गया, ये बोला था। और ये कब हुआ था, कब बोला गया था? 3000 मिलियन ईयर एगो। ओके, तो 3000 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था? सेल एग्रीगेट ऑफ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल जो है कब आए थे? कब था ये? 3000 मिलियन ईयर एगो। कब था ये? 3000 मिलियन ईयर एगो। और यहां पर बेटा आपका जो सेल्यूलर फॉर्म है, लाइफ का सेल्यूलर फॉर्म है, वो कब आया? सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आई? लाइफ जो है यहां पर वो आई है 2000 मिलियन ईयर एगो। अभी कैसे सेल एग्रीगेट जो है वो सेल्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, कैसे मेम्ब्रेन इस सेल्यूलर एग्रीगेट के ऊपर यहाँ पर मेम्ब्रेनस एनवेलप आया, कुछ नहीं पता, राइट। तो ये आज भी हमें नहीं पता, राइट। ये आज भी हमें नहीं पता है कि कैसे ये सेल्यूलर एग्रीगेट बना और इसके ऊपर क्या आया? सेल एनवेलप आया और ये सेल्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ओके, चलिए तो इनका कहना है कि सबसे पहले सेल्यूलर लाइफ जो है वो कब आई थी? 2000 मिलियन ईयर एगो। कब आई थी? 2000 मिलियन ईयर एगो।
क्या आई थी? फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर ऑन अर्थ। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेल्यूलर एग्रीगेट्स ऑफ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल्स कुड इवॉल्व, कैसे इनमें इवोल्यूशन हुआ और ये कैसे सेल में कन्वर्ट हुआ विथ मेम्ब्रेनस एनवेलप, हमें नहीं पता। ठीक है, कि भाई कैसे यहाँ पर इन नॉन सेल्यूलर एग्रीगेट्स ऑफ जाइंट जो मैक्रोमोलिक्यूल है इनमें कैसे इवोल्यूशन हुआ और ये इवोल्यूशन में कैसे सेल बना और इस सेल के ऊपर क्या है भाई बताइए। यहाँ पर मेम्ब्रेनस एनवेलप कैसे बना, इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना अभी हमें पता कि ये कैसे हुआ। राइट, जो थ्योरी दे दी गई कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, अलग से एक मेम्ब्रेनस एनवेलप बना था, ये क्या बना, ऐसे बोला गया था कि ये मेम्ब्रेनस एनवेलप बना, ये क्या है, मेम्ब्रेनस एनवेलप, और ये क्या है, सेल एग्रीगेट्स ऑफ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल। और क्या बोला इन्होंने, कैसे करके ये यहां पर गए, किसी तरीके से ये सेल एग्रीगेट जो है वो कहां पर गया, इस मेम्ब्रेनस एनवेलप पे, मतलब ये सेपरेटली बने, इनका कहना है ये सेपरेटली बने और ये यहां पर चले गए। और क्या बन गया बताइए, और क्या बन गया बेटा, यहां पर बन गया सेल, क्या बन गया, सेल, और ऐसे करके बन गया सेल, जिसके अंदर क्या है बताइए, ये सेल एग्रीगेट है, मतलब ये सेलुलर है, ये क्या है, सेल। ओके, क्लियर है या नहीं बताइए, समझ में आया? तो ऐसा इन्होंने बोल दिया, बट अभी भी इसका जो कैसे ये हुआ वो अननोन है। ओके, अब देखिए, सम ऑफ दीज सेल हैड एबिलिटी टू रिलीज O2। कुछ सेल्स जो है जो पहले बने उनके पास क्या है, एबिलिटी है कि वो क्या रिलीज करे, ऑक्सीजन रिलीज करे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इनिशियल एनवायरनमेंट था वो कैसा था, रिड्यूसिंग था। कैसा था, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, कैसा था, रिड्यूसिंग। तो सबसे पहले जो सेल्यूलर फॉर्म आया है ना, मतलब सेल आया, एक ही सेल आया था, क्या आया था, एक ही सेल। तो वो एक सेल किस फॉर्म में आया था, प्रोकैरियोट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आया था, प्रोकैरियोट के फॉर्म में। तो फर्स्ट जो सेल है वो कौन सा था, प्रोकैरियोटिक। फर्स्ट सेल जो था वो कौन सा था बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल था। इतना क्लियर है, मतलब किस किंगडम से बिलोंग करता है, किंगडम मोनेरा से। अब किंगडम मोनेरा में हमने क्या पढ़े, बैक्टीरियाज पढ़े, क्या पढ़े, बैक्टीरिया। अब मैम कौन सा बैक्टीरिया आया था सबसे पहले, आपने तो बहुत सारे टाइप पढ़ाए हैं, आपने फोटो ऑटोट्रॉप पढ़ाया, आपने कीमो ऑटोट्रॉप पढ़ाया, फोटो हेट्रोट्रॉप पढ़ाया, तो कौन सा आया था सबसे पहले, तो सबसे पहला बैक्टीरिया जो था बेटा वो आया आपका फोटो हेट्रोट्रॉप। कौन आया, फोटो हेट्रोट्रॉप। तो सबसे पहले बैक्टीरिया आया कौन सा, फोटो हेट्रोट्रॉप। ओके, कौन आया, फोटो हेट्रोट्रॉप्स। अब फोटो हेट्रोट्रॉप्स आए, इस टाइम पे क्या था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। क्या था, एनवायरनमेंट कैसा था, रिड्यूसिंग। ओके, इस टाइम पे भी रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। फिर इनके बाद आए कौन, और कौन आए, फिर आए कीमो ऑटोट्रॉप। अभी हेट्रोट्रॉफ है, अब आए कीमो ऑटोट्रॉफ। नेक्स्ट बैक्टीरिया जो आए वो कौन आए, कीमो हेट्रोट्रॉफ। फिर आए आपके कीमो हेट्रोट्रॉप्स। कौन आए, कीमो हेट्रोट्रॉप्स। ओके, तो कीमो हेट्रोट्रॉफ जो है बेटा, कौन, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया जो है
वो किसको यूज करते थे एज अ रॉ मटेरियल, जल्दी बताइए। सल्फर बैक्टीरिया जो है वो वाटर को यूज नहीं करते थे, वो H2S को यूज करते थे। तो सल्फर बैक्टीरिया यूज करते थे H2S को, और इसको स्प्लिट करते थे किसमें, H2 में और S में, राइट। तो ये क्या था, रॉ मटेरियल, ये क्या था, रॉ मटेरियल। यहाँ पर वाटर को यूज नहीं करते थे, क्यों नहीं करा भाई, क्यों नहीं करा बताइए। क्योंकि यहाँ पर अभी एनवायरनमेंट कैसा है, रिड्यूसिंग। अभी तक एनवायरनमेंट कैसा है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। कैसा एनवायरनमेंट है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। ओके, ओके, इतना समझ में आया कि नहीं। अब इनके बाद आए कौन से बैक्टीरिया, जल्दी बताइए। साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम और क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सा बैक्टीरिया है, जल्दी बताइए। साइनोबैक्टीरिया। हुआ क्या, सबसे पहले सेल एग्रीगेट्स ऑफ जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल जो थे, है ना, वो किसी तरीके से इवॉल्व हुए और सेल्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हुए। कब थे सेल एग्रीगेट, 3000 मिलियन ईयर एगो। 1000 साल बाद कौन आए, सेल्यूलर फॉर्म आया। तो यहाँ पर देखो, सेल एग्रीगेट से सेल्यूलर फॉर्म बनने में कितना लग गया, 1000 मिलियन ईयर एगो, है ना। मतलब इनके बीच में 1000 मिलियन लग गया, ईयर लग गया। ओके, अब उसके बाद हुआ क्या, इसके बाद हमने देखा कि कैसे ना कैसे करके यहाँ पर O2 इवॉल्व हुई, रिलीज हुई। कुछ कुछ सेल ऐसे थे जो O2 रिलीज कर रहे थे। तो वो कौन से सेल थे, जब हेट्रोट्रॉप्स थे तो O2 रिलीज नहीं हुई। कीमो ऑटोट्रॉप्स ने O2 रिलीज नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर कीमो ऑटोट्रॉप मतलब सल्फर बैक्टीरिया जो है वो किसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे थे, बताइए। यहाँ पर वो H2S को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे थे। तो जब यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन हुआ तो आपको क्या मिला, सल्फर मिला, ना कि ऑक्सीजन। अब इनके बाद कौन आए, साइनोबैक्टीरिया। कौन आए, साइनोबैक्टीरिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, जल्दी बताइए। तो अब हम चलते हैं किसकी तरफ, साइनोबैक्टीरिया की तरफ। किसकी तरफ, साइनोबैक्टीरिया। तो नेक्स्ट जो है हमारे वो कौन हो जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया जो है, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। क्या है बेटा, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये क्या है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ने यूज किया किसको, वाटर को। किसको यूज किया, वाटर को एज अ रॉ मटेरियल, है ना। फोटोसिंथेसिस में पानी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, बताइए। पड़ती है बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने वाटर को स्प्लिट किया और यहाँ से इन्होंने निकाला क्या, पानी। इस पानी को तोड़ा और क्या निकाला, जल्दी बताइए, ऑक्सीजन। क्या निकाला, ऑक्सीजन, राइट। तो यहाँ पर जब साइनोबैक्टीरिया आए, इन्होंने फोटोसिंथेसिस करी तो क्या रिलीज हुई, बताइए, ऑक्सीजन। इस टाइम पर क्या हुआ, जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, वो कैसा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग। कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट हुआ इस टाइम पे। क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर फोटोसिंथेसिस के दौरान पे क्या हुई, O2 रिलीज हुई। क्या हुई, O2 रिलीज हुई, राइट। इतना क्लियर हुआ बेटा, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो अभी अभी बच्चे आए हैं नए नए, है ना, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो आपके जैसे और भी लोग जुड़ सके हमसे और अच्छे से पढ़ाई कर सके, राइट। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे बेटा। क्या बोल रहे हैं ये, द रिएक्शन कुड हैव बीन सिमिलर टू द लाइट रिएक्शन। ये रिएक्शन कैसी है, सिमिलर है एज अ लाइट रिएक्शन, राइट। लाइट रिएक्शन क्या होता है, कुछ याद है आपको, जल्दी बताइए। फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था हमने कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, जो फोटॉन्स आते हैं, है ना, सनलाइट में जो सनलाइट आती है जिससे फोटॉन्स आते हैं, तो हमारे हम बात करें प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, जल्दी बताइए, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स। वो पिगमेंट्स जो होते हैं उस लाइट के फोटोन को क्या करते हैं,
ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और पहुंचाते हैं रिएक्शन सेंटर तक, राइट। फिर सारा वो आगे आगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, क्या होता है, फ्लो होता है, और क्या बनता है, जल्दी बताइए, वहां पर क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, क्या बनेगा, एटीपी, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये लाइट रिएक्शन जो है लाइट रिएक्शन के सिमिलर है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, बताइए, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और वहां से निकलता है ऑक्सीजन, क्या निकलता है, ऑक्सीजन। तो आपको जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है, प्लांट्स की वजह से। तभी तो बोलते हैं कि प्लांट्स को लगाओ, है ना, और अपनी लाइफ को सेव करो। क्यों, क्योंकि आपको जो ऑक्सीजन मिल रही है वो प्लांट से मिल रही है। प्लांट क्या कर रहा है, वाटर को स्प्लिट कर रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस वेयर वाटर स्प्लिट, कौन से, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। लाइट रिएक्शन में दो रिएक्शंस आती है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है यहाँ पर, और क्या रिलीज होता है, बताइए, हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी कैप्चर आर चैनलाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पिगमेंट्स, राइट। तो जैसे कि 11th क्लास में हमने देखा है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, ओके, जो कि किस किस से मिलकर बने होते हैं, जल्दी बताइए, एंटीना जो होता है ना, और रिएक्शन सेंटर जो होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक कैप्चर करता है पूरी फोटो, जो सोलर एनर्जी में जो फोटॉन्स है उनको, और रिएक्शन सेंटर को पहुंचाता है जहां पर क्या प्रेजेंट होता है, आपका क्लोरोफिल ए, ओके, और वो फिर क्या कराता है, बताइए, आगे उनको मूव कराता है इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब स्प्लिटिंग हो रही है वाटर की, तो वहां से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया रिलीज कर रहे हैं। स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बिकम मल्टी सेल्यूलर लाइफ फॉर्म्स। अब क्या हुआ, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और बना क्या, बताइए, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या बना, सिंगल सेल में इवोल्यूशन हुआ, किसमें, सिंगल सेल में इवोल्यूशन हुआ, तो क्या बना, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, क्या बना, और ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सबसे पहले कौन सा बना, बताइए, पॉरीफेरा। कौन बनेगा, पॉरीफेरा। एनिमल किंगडम में सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, पॉरीफेरा, जो कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल है, तो क्या बन जाएगा, पॉरीफेरा, ओके। ये किसके थ्रू हुआ, इवोल्यूशन के थ्रू। चलिए, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, बाय द टाइम 500 million year ago invertebrates were formed and active। तो भाई 500 मिलियन ईयर एगो पहले यहाँ पर क्या आए, इनवर्टिब्रेट्स आए, क्या आए, इनवर्टिब्रेट्स। मैम इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, है ना, इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है, तो पॉरीफेरा भी इनवर्टिब्रेट है या नहीं, बताइए। तो कौन आए, बताइए, यहाँ पर आए पॉरीफेरा टू कॉर्डेट। मैम कॉर्डेटा कब से इन्वर्टिब्रेटा होने लगा, क्या मैंने जब आपको एनिमल किंगडम पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां बोला था कि ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। क्यों, क्योंकि कॉर्डेट्स में इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं, राइट। तो कॉर्डेट को मैंने वहां पर दो में डिवाइड किया था, किसमें, प्रोटोकॉर्डेट एंड यूकॉर्डेट में, राइट। तो यहां पर जो कॉर्डेट की मैं बात कर रही हूँ वो किसकी बात कर रही हूँ, प्रोटोकॉर्डेट की, किसकी, प्रोटोकॉर्डेट्स। और प्रोटोकॉर्डेट्स में कौन आते हैं बेटा आपके, सिफेलोकॉर्डेट एंड यूरोकॉर्डेट। कौन आता है, सिफेलोकॉर्डेट एंड ये क्या हो जाएगा, यूरोकॉर्डेट्स। तो ये क्या होते हैं बेटा आपके, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर 500 मिलियन ईयर एगो कौन आए, इनवर्टिब्रेट्स आए, और इनवर्टिब्रेट्स में कौन आता है, पॉरीफेरा टू कॉर्डेट। कॉर्डेट में भी कौन से, प्रोटोकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट एंड यूरोकॉर्डेट, राइट।
वर्ब फॉर्म्ड, फॉर्म हुए, एंड कैसे थे ये, एक्टिव थे, कैसे थे, एक्टिव, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए आगे बेटा, जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व्ड अराउंड 300 मिलियन ईयर एगो। तो क्या आपने में से एनिमल किंगडम पढ़ा है, बताइए। एनिमल किंगडम में मैंने क्या पढ़ाया था, बताइए। साइक्लोस्टोमा पढ़ाया, क्या पढ़ाया, साइक्लोस्टोमा। तो साइक्लोस्टोमा को मैंने क्या बोला था, जॉलेस फिश, क्या बोला था, जॉलेस फिश। साइक्लोस्टोमा, साइक्लो का मतलब क्या होता है, सकिंग, स्टोमा का मतलब माउथ, जिस यहाँ पर फिश में सकिंग माउथ है, इसका जॉ नहीं है, राइट, जॉ नहीं है, इसलिए इसको कैसा माउथ बनाना पड़ रहा है, सकिंग माउथ। तो साइक्लोस्टोमा का मतलब ही है, साइक्लो का मतलब सकिंग, राइट, सर्कुलर, सर्कुलर सकिंग माउथ, ठीक है। तो यहाँ पर साइक्लो का मतलब है सर्कुलर सकिंग माउथ, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमा जो है वो कब इवॉल्व हुई थी, कब आए थे वो, 300 मिलियन ईयर एगो। क्या आपको एग्जाम्पल याद है साइक्लोस्टोमा का, मेरे को तो बिल्कुल याद है, पेट्रोमाइजोन। क्या पेट्रोमाइजोन लिखवाया था मैंने, तो पेट्रोमाइजोन जो है वो क्या है, बताइए, जॉलेस फिश है, क्या है, जॉलेस फिश, ओके। अब देखिए, seaweeds and few plants existed probably around 350 million year ago, है ना। तो 320 मिलियन ईयर एगो पहले कौन आए, सीबीड्स आए, और कौन, कुछ प्लांट्स आए, सीबीड्स एंड कुछ प्लांट्स। तो सीबीड क्या होता है मैम, सीबीड का मतलब क्या होता है, एल्गी, क्या होगा, एल्गी, ठीक है। कौन सी एल्गी, एल्गी भाई प्लांट पे भी रहती है ना, आपने देखी होगी आपके घर के बाहर बारिश के टाइम पे ग्रीन कलर की एल्गी आ जाती है, तो वो तो टेरेस्ट्रियल भी होती है। सी एल्गी, सी बीड का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्वेटिक एल्गी। कौन सी एल्गी आई, एक्वेटिक एल्गी आई, कौन सी एल्गी आई, एक्वेटिक एल्गी, ओके। We are told that the first organism that invaded land were plants. तो बेटा आप अपने ऊपर घमंड मत करो, राइट, ज़्यादा घमंड नहीं होना चाहिए कि हम हायर एनिमल्स हैं, हम सबसे ज़्यादा इवॉल्व हैं, हम सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई जानवर नहीं है। सही बात है, हम जानवर ही हैं, राइट। तो अब ये घमंड जो है ना आपका टूट गया, क्यों, क्योंकि आपसे पहले कौन आए हैं, बताइए, प्लांट्स आए हैं। प्लांट्स ने पूरे यहाँ पर पृथ्वी पे जब प्लांट्स आ गए थे, इन्वेड हो गए थे, उसके बाद एनिमल्स आए। तो इनका कहना है, वी आर टोल्ड दैट फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स। तो प्लांट्स कब आए, एनिमल से पहले आए, राइट, क्लियर है। दे वर वाइड स्प्रेड, ये फैल गए पूरे में, ऑन लैंड व्हेन एनिमल्स इन्वेडेड ऑन लैंड। तो भाई जब तक हम आए उससे पहले पूरे जगह को किसने घेर लिया था, प्लांट्स ने घेर लिया था, तभी आपका आना पॉसिबल हो पाया, नहीं तो आप होते ही नहीं। तभी तो बोल रहे हैं कि अगर प्लांट्स गए तो आपका जाना तो निश्चित है। आप कितनी ही साइंस लगा लो, बट जो नेचर आपको दे रहा है आप उस चीज को फुलफिल नहीं कर सकते लैब के थ्रू। ये सच्चाई है, कड़वी है पर सच्चाई है, राइट। तो अगर ये गए तो आपका जाना तो निश्चित है, क्योंकि इनके आने के बाद ही आप आ पाए हैं। क्यों आ पाए वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ओके। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए, फर्स्ट फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर। भाई ऐसा भी होता है क्या, हमने तो सुना था कि मछली को पानी से निकालोगे तो वो मर जाएगी। यहाँ पर ये मछली क्या कर रही है, पानी में आ रही है, लैंड पर आ रही है, फिर पानी में वापस जा रही है। ये क्या क्या कौन सा गेम खेल रही है, बताइए। तो यहाँ पर ये जो फिश है इस पे क्या प्रेजेंट है, स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स। स्ट्रॉन्ग फिन्स का मतलब आपने देखा होगा, मछलियों के फिन्स देखिए वो बहुत नाजुक होते हैं, राइट। अभी आपके एक्वेरियम में जो मछलियां होगी उनके फिन्स जो है काफी नाजुक होंगे, बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक मेम्ब्रेन है, राइट। बट ये फिश जो थे इनके स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, क्या थे, इनके फिन्स जो थे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एंड क्या था, स्टाउट। स्टाउट का मतलब क्या होता है बेटा, इस तरीके का जो सामने माउथ होता है ना, इस तरीके का होता है, राइट।
तो यहाँ पर स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, और ये जो मछलियाँ थी ना, ये कहाँ पर मूव कर जाती थी, लैंड पर, और जैसे ये इनके बॉडी सूख जाती थी, ये डिहाइड्रेट होने लगती थी, वापस पानी में चली जाती थी, फिर आ जाती थी, फिर पानी में चली जाती थी। मतलब ये कुछ रेप्टाइल्स जैसे फंक्शन शो कर रही है, राइट, या मैं बोलूँ रेप्टाइल छोड़ो, एम्फीबियन जैसा, राइट। पानी में चले गए, लैंड पर आ गए, फिर पानी में चले गए, फिर लैंड पे आ गए, तो ये इनका खेल चलता रहता था। ओके, क्लियर है या नहीं? तो ये क्या करती थी बताइए, पानी में जाती थी, पानी से बाहर आती थी, सूखती थी लैंड पे, फिर पानी में जाती थी। ओके, तो क्या है इनमें बताइए, स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स है। क्या है? स्ट्रॉन्ग फिन्स है। ओके, दिस वाज अबाउट 350 मिलियन ईयर एगो। ये कब की बात है बताइए? 350 मिलियन ईयर एगो की। ओके भाई, इतना तो समझ में आ गया कि ये फिश तब हुआ करती थी, है ना, अब ये नहीं है, ऐसा सोचा गया। बट इन 1938 साउथ अफ्रीका में ये फिश देखी गई। पहले तक ये सोच रहे थे कि सीलाकांत जो है, कौन है सीलाकांत, वो क्या है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये किस फिश की बात कर रहे हैं बेटा? ये कौन सी फिश है? ये फिश जो है वो कौन सी है बताइए? ये फिश जो है कौन सी है? इसका नाम है, इस फिश का नाम है सीलाकांत। क्या है? ओके, ये सीलाकांत फिश जो है, इसके क्या स्पेशल फीचर है? स्टाउट, क्या है बेटा बताइए? स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स, राइट, स्ट्रॉन्ग फिन्स। ओके, इसको और क्या बोलते हैं? कुछ और बोलते हैं इसको, बताइए क्या बोलते हैं इसको? इसका नाम और क्या है? लोब फिश सुना है ना, वो यही है। तो पहले ऐसा सोचा गया था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है ना, ये सोच रहे थे कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये क्या हो चुकी है? एक्सटिंक्ट। बट ये हमारी सोच गलत थी, क्योंकि 1938 में, कब? 1938 में ये फिश कॉट की गई। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। हैपन टू बी अ सीलाकांत विच वॉज थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, जिसके बारे में हम ये सोच रहे थे कि अब हमारे बीच में नहीं रही है, इसकी स्पीसीज खत्म हो चुकी है। बट ऐसा नहीं है, ये मिली आपको कब? 1938 में, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। अब देखिए, दीज एनिमल्स कॉल्ड लोफिन्स, इनको हम क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। सीलाकांत को हम और क्या बोलते हैं? लोफिन्स। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सीलाकांत को, नाम भी तो देखो उसका, ऐसे रजनीकांत जैसा लग रहा है ना, ऐसा ही लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि आपको भी लग रहा है। इसे और क्या बोलते हैं? लोब फिन्स। क्यों? क्योंकि इसके फिन्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग। ओके, तो इसके फिन्स जो है कैसे होते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके फिन्स कुछ इस तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग फिन्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फिन्स। ओके, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फिन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? लोब फिन्स, राइट। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? ओके, अब देखिए, देयर आर नो स्पेसिमेंस ऑफ दीज लेफ्ट विथ अस। ओके भाई, इनका कोई भी स्पेसिमेन नहीं है। ओके, हाउएवर दीज वर एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डेज फ्रॉग एंड सैलामेंडर। तो बेटा आपको याद रखना है, जो लो फिन्स है या सीलाकांत जो है, ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? फिश के बीच में एंड एम्फीबियंस के बीच में। ओके, तो लो फिन्स जो है वो क्या है? लो फिन्स जो है लोब फिन्स जो है, ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। क्या है? कनेक्टिंग लिंक। लिंक बिटवीन
फिश एंड एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस एंड फिश के बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन है बेटा, बताइए, लोफिन्स। कौन है, लोफिन्स, राइट। एम्फीबियंस कौन है, बताइए, एम्फीबियंस कौन है आपका, सैलामेंडर। सैलामेंडर देखा ना, पूंछ वाला एम्फीबियन है ना। और कौन हो जाएंगे, फ्रॉग एंड फ्रॉग्स। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, तो एम्फीबियंस इवॉल्व इनटू रेप्टाइल। तो एम्फीबियंस जो है वो किस में इवॉल्व हुए, रेप्टाइल में। किस में इवॉल्व हुए हैं, बताइए, रेप्टाइल में। तो मैं बोल सकती हूँ, क्या बोल सकती हूँ, कि सैलामेंडर जो है वो कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल के बीच में। किसके बीच में, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। मैम आपने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सैलामेंडर के कुछ फीचर्स जो है ना वो किसके जैसे हैं, बताइए, रेप्टाइल्स के जैसे। आपने देखिए छिपकली देखिए, तो छिपकली में भी पूंछ होती है, ओके। वो उसका स्ट्रक्चर, सैलामेंडर का स्ट्रक्चर कुछ मतलब उसकी बॉडी फॉर्म जो है सेम सेम नहीं दिखता आपको, राइट। तो यहाँ पर एम्फीबियंस जो है वो इवॉल्व हुए किसमें, बताइए, रेप्टाइल्स में। तो एम्फीबियंस जो है, एम्फीबियंस इवॉल्व्ड इनटू रेप्टाइल्स। किसमें इवॉल्व हुए हैं, बताइए, रेप्टाइल्स में, ओके। तो एम्फीबियंस जो है वो किसमें इवॉल्व हुए हैं, रेप्टाइल में। और मैं कौन सा एम्फीबियन बोल सकती हूँ, क्या मैं सैलामेंडर बोल सकती हूँ, क्या मैं बोल सकती हूँ सैलामेंडर, बोल सकती हूँ कि नहीं, जल्दी बताइए। तो ये समझ में आ गया। देखिए, दे ले थिक शेल्ड एग विच डू नॉट ड्राई अप इन सन अनलाइक दोस ऑफ एम्फीबियन। भाई क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है एम्फीबियंस में एंड रेप्टाइल्स में। मैम दोनों पानी में रहते हैं, है ना, ऐसा मैम। हाँ, ज़्यादा टाइम तक रेप्टाइल्स जो है वो कहाँ रहते हैं, साइड में, जो हम बोल दें कि किसी तालाब जो है या किसी नदी के साइड में ज़्यादा टाइम रहते हैं वो, है ना, पानी के कंपैरिजन में, ओके। बट रहते तो पानी में है। तो इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में, बेटा यहाँ पर ये जो एम्फीबियंस है इनका जो एग का शेल है वो काफ़ी थिन होता है और ये ड्राई हो जाता है, राइट। इसके अंदर का जो मटेरियल होता है वो ड्राई हो जाता है। अगर उसको आप बाहर छोड़ोगे तो वो ड्राई हो जाएगा, इसलिए इसको पानी में एग ले करने पड़ते हैं। वहीं पर मैं बात करूं तो जो रेप्टाइल्स है उन्होंने अपने आप को इवॉल्व कर लिया, उन्होंने जो एग ले करे वो कैसे थे, थिक शेल्ड थे। क्या थे, थिक शेल्ड। तो ये धूप में पड़े रह रहे हैं तो ये ड्राई नहीं हो रहे, है ना। ऐसा नहीं है कि ड्राई हो गए, पता चले रेप्टाइल्स जो है उनकी प्रोजेनी खत्म हो जाए, प्रोजेनी नहीं बने, नई प्रोजेनी नहीं आए, नई जनरेशन ही नहीं आए। तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए आप क्या है कि जो एम्फीबियंस है बेटा, इन एम्फीबियंस के जो एग होते हैं, है ना, एग्स ऑफ एग शेल ऑफ एम्फीबियन is thin and easily dry on exposure on sunlight, ऐसे बोल सकते हैं। वहीं पर यहाँ पर क्या है, देखिए, रेप्टाइल्स की जो क्या है, एग शेल जो है वो कैसे है, क्या है, थिक, थिक शेल्ड है। कैसे है, थिक शेल्ड। जो एग है वो कैसा है, बताइए, थिक शेल्ड है ना। और क्या बोल रहे हैं ये, do not dry up in sun, ओके। तो यहाँ पर ये ड्राई नहीं होते किसमें,
धूप में, ये ड्राई हो जाते हैं। क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इन्होंने क्या बोला है, अगेन वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे, अगेन वी सी ओनली दीज देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स द टर्टल्स, टॉर्टॉइज एंड क्रोकोडाइल। ठीक है, तो भाई हम क्या देख रहे हैं आजकल, हम क्या देख रहे हैं, जल्दी बताइए कि एम्फीबियंस जो है वही डिसेंड हुए हैं। ठीक है, उन्हीं में इवोल्यूशन हुआ, तो क्या है, आपके रेप्टाइल्स आए जो कि क्या है, टर्टल, टॉर्टॉइज एंड क्रोकोडाइल। ओके, क्लियर है या नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं, इन द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर अगो or so, reptiles of different shapes and size dominated on earth। भाई इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, इन्होंने एम्फीबियन से अच्छे फीचर्स लेके आ गए कि हम पानी नहीं भी होगा तो एग ले कर देंगे और हमारे एग जो है वो ड्राई नहीं होंगे सन में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट है। तो क्या है, 200 मिलियन ईयर अगो यहाँ पर रेप्टाइल्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप और डिफरेंट शेप्स के जो है, साइज के, यहाँ पर अर्थ पर कौन डोमिनेट कर गए, रेप्टाइल्स डोमिनेट कर गए। राइट, तो कौन से टाइम पर यहाँ पर आपको डोमिनेंस देखने को मिल रहा था रेप्टाइल्स का, 200 मिलियन ईयर अगो। और यहाँ पर जो रेप्टाइल्स आपको देखने को मिल रहे थे वो डिफरेंट शेप एंड साइज के थे। क्या थे, डिफरेंट शेप एंड साइज के। राइट, जाइंट फर्न्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स, वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट स्लोली। क्या मैंने आपको टेरिडोफाइट पढ़ाया था? बताइए, टेरिडोफाइट पढ़ाया था, और टेरिडोफाइट का मैंने क्या कराया था, क्लासिफिकेशन कराया था कि नहीं? क्या कराया था, जल्दी बताइए। सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, इक्विसेटम, ये सब मैंने कुछ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बताइए। तो यहाँ पर हुआ क्या, कब आए, जॉइंट फर्न्स जो है, जॉइंट फर्न्स का मतलब क्या है, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट आए, प्रेजेंट हुए, बट जो ये थे दे फेल ऑल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट स्लोली। और ये क्या है, कोल के फॉर्म में क्या होने लगे, डिपॉजिट होने लगे। तो आपको जो कोल मिला बहुत सारा, वो कहाँ से मिला, जाइंट फर्न से। कहाँ से मिला, जाइंट फर्न से। इतना क्लियर हुआ है या नहीं, जल्दी बताइए। तो क्या हुआ था बताइए, जाइंट फर्न मतलब बहुत बड़े बड़े फर्न्स थे, टेरिडोफाइट थे, और ये प्रेजेंट। और अब इनमें क्या हुआ, ये धीरे धीरे गिरने लगे, सारे के सारे गिरने लगे, और किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में। धीरे धीरे ये सारे के सारे कोल में कन्वर्ट हो गए। ओके, फिर सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स, जैसे कि मैंने बात की थी कि डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप के रेप्टाइल्स ने डोमिनेट कर लिया था लैंड को। ओके, मतलब इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रेजेंट थे कौन, रेप्टाइल्स। हाँ बिल्कुल प्रेजेंट थे। आपको याद होगा डायनासोर्स, है ना? तो डायनासोर्स जो थे वो क्या है, रेप्टाइल्स ही तो थे, और उन्होंने लैंड को पूरा घेर लिया था। तो आई थिंक जुरासिक पार्क या जुरासिक वर्ल्ड जो मूवी है उसमें यही तो दिखाया कि सारे, और मेरे को तो यहाँ तक याद है कोई तो कार्टून था, आई थिंक डोरेमोन वगैरह या कित्रेत्सु, कुछ कार्टून में ये दिखाया गया है कि वो लोग बहुत तेज तेज भाग रहे हैं और उनके पीछे बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स लगे हुए हैं, वो सारे के सारे हाइड हो रहे हैं, कहीं केव्स में घुस रहे हैं। राइट, तो यहाँ पर क्या हुआ, रेप्टाइल्स ने डोमिनेट कर लिया था अर्थ को। ओके, तो अब हुआ क्या, कुछ जो रेप्टाइल्स थे, लैंड रेप्टाइल्स जो थे, उनको पसंद नहीं आया लैंड पे रहना, और वो पानी में चले गए वापस, है ना? उनको भाया नहीं, लैंड भाया नहीं, वो सोचने लगे नहीं यार हमको नहीं रहना लैंड में, बहुत गर्मी है ना, हमें नहीं पसंद आ रहा है ये वाला हैबिटेट। तो वो चले गए कहाँ, पानी में, और वहां पर रहने लगे, जिनको हम बोलते हैं फिश लाइक रेप्टाइल्स, है ना? तो फिश लाइक रेप्टाइल का एग्जाम्पल क्या है, इक्थियोसॉरस। क्या है, इक्थियोसॉरस। राइट, तो देखिए, some of these land reptiles went back, कहाँ से आए थे, पानी से आए थे, पानी में वापस चले गए, back into the water, evolved into fish like reptiles। बेटा fish like reptiles का मतलब है फिश जैसे रेप्टाइल्स है रेप्टाइल्स, फिश नहीं है। राइट, ऐसा मत सोचना कि रेप्टाइल फिश में कन्वर्ट हो गया, है ना? यहाँ रिवर्स इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर इवोल्यूशन का एक ही डायरेक्शन हो रहा है, रिवर्स कुछ नहीं होता है यहाँ पर। तो फिश लाइक रेप्टाइल्स हो गए प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर एगो। कब, 200 मिलियन ईयर एगो। और इसका एग्जाम्पल है, फिश लाइक रेप्टाइल का एग्जाम्पल है इक्थियोसॉरस। क्या है, इक्थियोसॉरस। राइट, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इक्थियोसॉरस तो
फिश लाइक रेप्टाइल हो गया। अभी हम लैंड रेप्टाइल्स की बात भी करते हैं, मतलब डायनासोर्स की। किसकी? डायनासोर्स की, राइट। तो देखते हैं भाई डायनासोर्स के बारे में। द लैंड रेप्टाइल्स वर कोर्स द डायनासोर्स। भाई डायनासोर्स का नाम सुन के ही डर लगने लगता है, राइट। अभी सोचो आप, अगर अभी डायनासोर्स होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती, बताइए कैसी जिंदगी होती। तो सबसे पहले जो डायनासोर्स थे वो कौन से थे? सबसे बड़े डायनासोर जो थे वो कौन से थे? ट्राइनोसोरस रेक्स। कौन से थे? ट्राइनोसोरस रेक्स। ओके, तो बिगेस्ट डायनासोर कौन सा था? ट्राइनोसोरस रेक्स। कौन सा था? ट्राइनोसोरस रेक्स। ओके, ये कितना लंबा था, कितना बड़ा था? 20 फीट। इसकी हाइट जो थी वो कितनी थी? 20 फीट। ओके, तो ये वॉज अबाउट 20 फीट, 20 फीट इन हाइट। इसकी 20 फीट हाइट थी। और इसके जो दांत थे ना, टीथ थे, वो ड्रैगर लाइक थे। कैसे? ड्रैगर लाइक। ड्रैगर लाइक का मतलब भाले जैसे दांत थे इनके, ठीक है। एंड हैज ह्यूज fearsome dagger like teeth। इनके टीथ कैसे थे? डैगर लाइक, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बिगेस्ट डायनासोर कौन सा है, तो बिगेस्ट डायनासोर है हमारा बिगेस्ट डायनासोर्स ये है आपका ट्राइनोसोरस रेक्स। और ये ट्राइनोसोरस रेक्स की क्या खासियत है भाई? इसके 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला, इसकी हाइट कितनी थी? 20 फीट हाइट थी। कितनी थी? 20 फीट हाइट। और दांत कैसे थे? डैगर, ठीक है। कैसे दांत थे, जल्दी बताइए। यहां पर इनके जो दांत थे वो कैसे है? डैगर लाइक, भाले के जैसे, राइट। डैगर लाइक टीथ। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्लियर है। अबाउट 65 मिलियन ईयर एगो द डायनासोर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पर 65 मिलियन ईयर एगो यहाँ पर एकदम से डायनासोर जो थे वो डिसअपियर हो गए। पता ही नहीं चला क्यों डिसअपियर हो गए। अब इसके 2 रीजन बताए जाते हैं कि क्लाइमेट में जो चेंज हुआ। क्या आपको नेचुरल सिलेक्शन के बारे में याद है? नेचुरल सिलेक्शन में क्या बोली गई है कि नेचर जो चेंज कर रहा है, अगर उस चेंज को आपने अडॉप्ट कर लिया तो आप सिलेक्ट हो और आप अपनी स्पीसीज को क्या करोगे? कंटिन्यू करोगे। अगर आपने नेचर के चेंज को अडेप्ट नहीं किया तो आप क्या हो गए? रिजेक्ट। नेचर आपको एक्सटिंक्ट कर देगा, राइट। तो यहाँ पर एक रीजन ये बोलते हैं कि डायनासोर के डिसअपियर होने का रीजन है सडन क्लाइमेटिक चेंज। तो क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, चेंजेस किल्ड डायनासोर्स। तो यहां पर क्लाइमेटिक चेंज की वजह से क्या हो गए? डायनासोर्स क्या हो गए बताइए? किल्ड हो गए, मतलब मर गए, डिसअपियर हो गए। ओके, नेक्स्ट जो रीजन बोला जाता है वो रीजन ये है कि डायनासोर्स जो है वो इवॉल्व हो गए किसमें? बर्ड्स में। दूसरा रीजन ये है कि डायनासोर्स वर evolved into birds। ओके, तो क्या आपको आर्क्योप्टेरिक्स याद है? आर्क्योप्टेरिक्स याद है? आर्क्योप्टेरिक्स क्या था? कनेक्टिंग लिंक था किसके बीच में? रेप्टाइल्स एंड बर्ड के बीच में। तो ये आर्क्योप्टेरिक्स ये बताता है कि रेप्टाइल्स में इवोल्यूशन हुआ तो क्या बने? बर्ड्स बने। ओके, तो यहां पर ये दोनों रीजन यहां पर आ रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है किसको? कि डिसअपियर होने का रीजन क्या है। बट दोनों ना रीजन पूरे तरीके से
एप्लीकेबल नहीं है, एक रीजन ऐसा नहीं है कि जिसको हम बोल पाएं कि हाँ यही रीजन है, दोनों रीजन है, ये भी सही है ये भी सही है। क्लाइमेटिक चेंज को ये अडॉप्ट नहीं कर पाए थे तो उसकी वजह से ये क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। दूसरा रीजन ये भी है क्योंकि डायनासोर जो है वो इवॉल्व हुए हैं, मतलब रेप्टाइल जो है वो इवॉल्व हुए किसमें, बर्ड्स में, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, डायनासोर क्या है, रेप्टाइल्स है, राइट, क्या है, रेप्टाइल्स। और आपको पहले ही बोल चुके हैं कि रेप्टाइल्स जो है उनमें क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो क्या बने हैं, बर्ड्स, क्या आए हैं, बर्ड्स, राइट। तो ये इवोल्यूशन कैसे बताया गया है, जल्दी बताइए। ये इवोल्यूशन जो है किसके एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया, आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है। तो आर्क्योप्टेरिक्स जो था बेटा, कौन, आर्क्योप्टेरिक्स is the connecting link between reptiles and birds. तो ये दोनों रीजन है किसके लिए, बताइए, ये दोनों के दोनों रीजन है किसके लिए, बताइए, यहाँ पर डायनासोर के डिसअपियरेंस के लिए, राइट। चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या बोल रहे हैं, वी डू नॉट नो द ट्रू रीजन, अभी हमें ट्रू रीजन नहीं पता। ये दो रीजन दिए जाते हैं, अगर पूछा जाता है कि डायनासोर क्यों डिसअपियर हुए तो ये बोल दिया जाता है कि एक तो ये रीजन है कि क्लाइमेटिक चेंज हुआ, उस क्लाइमेटिक चेंज को ये अडॉप्ट नहीं कर पाए जिसकी वजह से ये डिसअपियर हो गए। दूसरा रीजन ये बोला जाता है कि डायनासोर जो है वो इवॉल्व हो गए, बर्ड में वो उड़ने लगे, बर्ड बन गए, उनका साइज छोटा हो गया, राइट। तो इन दोनों रीजन में से ट्रू रीजन क्या है या क्या ट्रू रीजन है ये हमें नहीं पता। ओके, अब देखिए, सम से क्लाइमेटिक चेंजेस किल्ड देम, कुछ ने कहा कि क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से ये क्या हो गए, मर गए। ओके, दूसरा है सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व्ड इनटू बर्ड, कुछ कहते हैं कि भाई ये जो है डायनासोर जो है वो इवॉल्व हो गए किसमें, बर्ड्स में। तो ये दोनों रीजन दिए जाते हैं बट एग्जैक्ट रीजन क्या है वो हमें नहीं पता। द ट्रुथ में लिव इन बिटवीन, हाँ भाई जो सच्चाई है वो इन दोनों के इर्द गिर्द ही है, कि हो सकता है रीजन ये हो या हो सकता है रीजन ये हो या हो सकता है दोनों रीजन हो, तो जो सच्चाई है उनके डिसअपियरेंस की वो इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूम रही है, राइट। अब देखिए, स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो स्मॉल साइज रेप्टाइल्स थे, ठीक है, जैसे कि हम बात करें टर्टल, टर्टॉइस की, ठीक है, क्रोकोडाइल की, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं। एक्सटिंक्ट कौन हुए, डिसअपियर कौन हुए, जो रेप्टाइल का साइज बड़ा था, राइट। छोटे साइज वाले रेप्टाइल्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहीं पर आपको कोई दिक्कत परेशानी तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी, राइट। चलिए, तो आप देखिए, द फर्स्ट मैमल वर लाइक शू, तो पहला मैमल जो था, ओके, वो किसके जैसा था, शू लाइक। शू क्या होता है भाई, शू, मोल्स पता है आपको, चूहे, तो चूहे जैसा दिखता है क्या, शूज, राइट। देयर फॉसिल आर स्मॉल साइज, इनका भाई वो खुद ऐसा है तो उसका फॉसिल भी कैसे होंगे, स्मॉल साइज, इनके फॉसिल कैसे हैं, स्मॉल साइज। मैमल्स वर बीबी पैरस, मैमल्स कैसे होते हैं, बीबी पैरस होते हैं। बीबी पैरस का मतलब होता है डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को, राइट। ये एग वैग ले नहीं करते, मैमल्स एग ले नहीं करते। आपने कभी डॉग को एग ले करते देखा है, कैट को एग ले करते देखा है, नहीं ना। क्या हॉर्स को, कैमल को, किसी को एग ले करते देखा है, नहीं। तो यहाँ पर जो मैमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो है वो कैसे होते हैं, बीबी पैरस। बीबी पैरस का मतलब क्या होता है बेटा, ये डायरेक्ट अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, ओके। और इनको प्रोटेक्ट करते हैं, भाई कैसे प्रोटेक्ट करते हैं,
इनके जो अनबॉर्न यंग है, जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है, उनको प्रोटेक्ट करते हैं कहां पर? मदर की बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर, ओके, इनसाइड द मदर बॉडी। ओके, इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा यहाँ पर याद रखना, मोस्ट ऑफ दी मैमल्स आर बीबी पेरेंट्स, सारे के सारे नहीं होते। प्लेटिपस का एग्जाम्पल नाम सुना है? प्लेटिपस का नाम सुना है? प्लेटिपस क्या होता है? जल्दी बताइए। प्लेटिपस जो है वो क्या है? मैमल है, बट कैसा है? ओबी पेरस। कैसा है? ओबी पेरस, राइट। चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट। मैमल्स कैसे होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं। आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसका मतलब ये है कि आप भी क्या हो? मैमल हो। बिल्कुल हो, आप भी मैमल। ओके, इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट, राइट। तो किस चीज में ये इंटेलिजेंट होते हैं? किस चीज के लिए इंटेलिजेंट होते हैं? ये भांप लेते हैं, ये सेंस कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर डेंजर है और उस डेंजर को अवॉइड करते हैं, राइट। क्लियर है या नहीं? इनसे पहले कौन ज्यादा इंटेलिजेंट थे? मैमल्स बाद में आए, रेप्टाइल्स पहले आए। तो रेप्टाइल्स पहले ज्यादा इंटेलिजेंट थे, इसलिए उन्होंने पूरे लैंड को इन्वेड किया था। फिर उसके बाद कौन आए? मैमल्स। मैमल्स रेप्टाइल से ज्यादा इंटेलिजेंट हुए तो उन्होंने पूरे को इन्वेड कर लिया, राइट। व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन, मैमल टुक ओवर दिस अर्थ। तो जब रेप्टाइल्स चले गए, है ना, बड़े बड़े रेप्टाइल्स चले गए, तो मैमल्स ने रेप्टाइल्स की जगह ले ली। किसने? इस अर्थ पे कौन ज्यादा है, रेप्टाइल्स या मैमल्स? मैमल्स, राइट। तो यहां पर बताइए कौन है ज्यादा, कौन ज्यादा है? आप बताइए, रेप्टाइल्स ज्यादा है या मैमल्स ज्यादा है? तो इनका कहना है व्हेन रेप्टाइल्स कम डाउन, मैमल्स टुक ओवर दिस अर्थ। फिर कौन आ गए? मैमल्स आ गए। और मैमल्स क्या करने लगे? जल्दी बताइए। मैमल्स के पास सेंसिंग पावर थी, इंटेलिजेंट थे वो अवॉइड कर सकते थे किसको? डेंजर को। तो इनका जो सर्वाइवल रेट है वो क्या हो गया? बढ़ गया। इससे इनका सर्वाइवल रेट क्या हो गया बेटा? बताइए। इंक्रीज हो गया। ये क्या है? सर्वाइवल रेट इंक्रीज। चलिए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। अब देयर वर इन साउथ अमेरिका की बात कर लें तो देखिए बेटा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ। क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जैसे कि मैं बात करूं, एक आइलैंड है, आइलैंड का कुछ पार्ट वहां से ब्रेक हुआ और वो गया 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 किसी दूसरे से आके जुड़ गया, राइट। तो इसे हमने क्या बोला? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ओके, देयर वर इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट एक्सेट्रा। तो हुआ क्या बेटा? यहाँ पर क्या हुआ? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से, किसकी वजह से? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से साउथ अमेरिका किससे जाकर जुड़ गया? किससे ज्वाइन हो गया? नॉर्थ अमेरिका से। किससे? नॉर्थ अमेरिका से। साउथ अमेरिका में कुछ स्पीसीज थी, ठीक है, कुछ ब्रीड थी, कुछ स्पीसीज थी, जैसे कि मैं बात करूं, मैमल्स, हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर एंड रैबिट। ये जो थे किस में थे? साउथ अमेरिका में थे। साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका आया किसके पास? नॉर्थ अमेरिका के पास। दोनों जाके जुड़ गए। तो साउथ अमेरिका में जो मैमल्स थे और नॉर्थ अमेरिका में मैमल्स थे वो अब एक जगह हो गए। अब इसमें से नॉर्थ अमेरिका के मैमल्स जो थे वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ताकतवर थे, और उन्होंने क्या कर दिया? साउथ अमेरिका वाले मैमल्स को क्या कर दिया? वहां से हटा दिया, उनको क्या कर दिया? मार दिया, और खुद ने वहां पर राज कर लिया, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। यहीं पर एक पॉइंट लिखवा देती हूं मैं। साउथ अमेरिका join with North America due to continental drift, due to continental ड्रिफ्ट। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका हो गए, पास आ गए, ठीक है, जुड़ गए।
अब हुआ कैसे, साउथ अमेरिका के कुछ मैमल्स थे जैसे कि क्या हो गया, हॉर्स, हिप्पोपोटेमस, और क्या था, और था रैबिट, ठीक है। तो ये जो थे हिप्पोपोटेमस, रैबिट, बियर, ये जो थे बेटा, जब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा तो नॉर्थ अमेरिका के जो मैमल्स थे वो क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे। क्या थे, मैमल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर मोर स्ट्रॉन्ग। और इन्होंने क्या किया बताइए, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने यहाँ पर जब ये इससे जुड़ा तो इन्होंने इनको मारना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने इनके ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। क्या कर दिया, अटैक, है ना। और इनको क्या करने लगे बताइए, वहां से हटाने लगे, खत्म करने लगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और दूसरा एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या मिलते हैं, मार्सुपियल्स। कौन मिलते हैं, मार्सुपियल्स। तो मार्सुपियल्स आए, उसके बाद आए प्लेसेंटल मैमल्स। ओके, तो हुआ क्या, जब मार्सुपियल्स आए तो मार्सुपियल के बाद जब प्लेसेंटल मैमल आए तो प्लेसेंटल मैमल्स जो थे मार्सुपियल से स्ट्रॉन्ग थे, और उन्होंने क्या कर दिया, उसको हटा दिया, किसको, मार्सुपियल्स को, हर जगह से, और खुद ने राज करने लगे वहां। बट हुआ क्या, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया सबसे अलग हो गया, और वहां पर कौन नहीं पहुंच पाए, प्लेसेंटल्स मैमल नहीं पहुंच पाए, ठीक है। तो वहां पर अभी भी जो देखा जाएगा आपको, वो क्या देखा जाएगा, मार्सुपियल ज्यादा देखा जाएगा एज कंपेयर टू प्लेसेंटल मैमल, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, किसकी वजह से, ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट साउथ अमेरिका किससे ज्वाइन कर गया, नॉर्थ अमेरिका से। दीज एनिमल वर ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिका फौना। फौना का मतलब होता है बेटा एनिमल, और फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट। तो जो नॉर्थ अमेरिका के एनिमल्स थे उन्होंने किसको हटा दिया, साउथ अमेरिका के मैमल्स को। तो इन्होंने बोला ना, देखिए, दीज एनिमल्स वर ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिका फौना। ओके, ड्यू टू द सम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच्ड मैमल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स। तो यहाँ पर पाउच्ड मैमल्स जो थे कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, वो क्यों सर्वाइव कर पाए, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का कंपटीशन देखने को नहीं मिला दूसरे मैमल से, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। अब लेस्ट बी फॉरगेट सम मैमल्स लिव होली इन वाटर, है ना। तो बिल्कुल, कुछ मैमल्स कहाँ रहते हैं, पानी में, जैसे कि वेल। वेल क्या है, मैमल है ना, वेल क्या है, मैमल है, बट कहाँ रहता है, पानी में रहता है। कोई और एग्जांपल बताइए, डॉल्फिन्स हो गई, ठीक है, सील एंड सी काउ आर सम एग्जाम्पल्स। तो वेल, डॉल्फिन, सी काउ, सील, ये सारे के सारे क्या है, मैमल्स है, जो कि कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, पानी में, राइट। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एक्सेट्रा आर स्पेशल स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। तो भाई डॉग का जन्म, एलिफेंट का जन्म और हॉर्स का जन्म जो है इस अर्थ पर, इनका स्पेशल क्रिएशन है, इनकी स्पेशल स्टोरी है। ओके, इनकी इवोल्यूशन की एक स्पेशल स्टोरी है, राइट। चलिए, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा।
जल्दी फटाफट वीडियो को लाइक करिए। यू विल लर्न अबाउट दीज इन हायर क्लासेस। तो इनका जो स्पेशल स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, राइट? तो जब आपको इवोल्यूशन पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा तो आप सब्जेक्ट चुनोगे तो आपको ये पढ़ने को बिल्कुल मिलेगा, राइट? तो द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द इवोल्यूशन ऑफ मैन विथ लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है? तो सबसे सक्सेसफुल स्टोरी जो है इवोल्यूशन की वो किसकी है? इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, राइट? तो भाई मैन जो आए ना उनकी स्टोरी जो है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इवोल्यूशन है। और ये किस वजह से? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? लैंग्वेज स्किल्स है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। सेल्फ कॉन्शियसनेस आपको किसी दूसरे एनिमल में, किसी दूसरे मैमल में देखने को नहीं मिलेगी जो कि ह्यूमन में देखने को मिलती है। मैम क्या होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस? सिंपल सी बात है, मैंने जब आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया था 11th क्लास में तो मैंने वहां बताया था आपको क्या कि किसको ये फर्क पड़ता है कि मैं सुंदर दिख रही हूँ, मेरे हेयर कट सही है या नहीं, मेरे बाल सही है कि नहीं, ठीक है, मेरा फेस तो सही दिख रहा है कि नहीं। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये किस में है? क्या बिल्ली को, कुत्ते को ये फर्क पड़ेगा कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मैं कैसे दिख रहा हूँ, ठीक है, मेरे हेयर कट तो सही है या नहीं? हाँ, वो आप करते हो उसको, आप एज अ पेट आप उसको घर में रखते हो तो आप उसकी केयरिंग करते हो, ठीक है, ग्रूमिंग करते हो, बट वो खुद से नहीं करता, उसको सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। वो एक जो स्ट्रीट डॉग है वो वैसा ही रहेगा और जो आपके घर में डॉग है वो भी वैसा रहेगा। अगर आप उसकी कटिंग वटिंग नहीं करोगे तो वो खुद पार्लर नहीं जाएगा, सैलून नहीं जाएगा, वहां पर कटिंग करा के नहीं आएगा, ठीक है? तो सेल्फ कॉन्शियसनेस किसका फीचर है? ह्यूमन का। किसका? ह्यूमन का, राइट? चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अ रफ स्केच फॉर द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स, अ रफ स्केच for the evolution of life forms, their times on geological scale are indicated in figure। तो भाई मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ाया या नहीं पढ़ाया बताइए? तो यहां पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम किसको कंपेयर करेंगे? हम यहां पर करेंगे, किसको कंपेयर करेंगे? जियोलॉजिकल इवोल्यूशन को किससे कंपेयर करेंगे? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से। किससे? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से। तो बेटा यहाँ पर टाइम स्केल की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी टाइम स्केल के बारे में पढ़ा दिया, जियोलॉजिकल टाइम स्केल कि क्या होता है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपके लेवल पे जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसमें 2 की बात करिए, तीसरे की बात ही नहीं करी है, राइट? जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है उसमें हम क्या क्या देखते हैं जल्दी बताइए? इसमें हम देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं क्या, यहां पर हम क्या देखेंगे? क्या क्या चीजें देखेंगे बताइए? क्या मैंने कुछ बताया था आपको? कुछ बताया था कि एरा होता है, पीरियड्स होते हैं, एंड एपोक होते हैं, बताया था कि नहीं? कि क्या होता है एरा? एरा में क्या होते हैं? पीरियड्स। क्या होते हैं? पीरियड्स। और पीरियड्स में क्या होते हैं? एपोक। तो आपको जो दिया है वो किसके बारे में दिया है? सिर्फ किसके बारे में दिया है? यहां पर एरा एंड पीरियड्स, एपोक के बारे में बात भी नहीं करी, राइट? चलिए तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इवोल्यूशन देख रहे हैं, किसका? जियोलॉजिकल इवोल्यूशन और किसका? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का। तो यहाँ पर ये जो है ये किसका इवोल्यूशन है? प्लांट्स का इवोल्यूशन है। किसका इवोल्यूशन है? प्लांट्स का इवोल्यूशन है, राइट? तो देखिए यहाँ पर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? एंसेस्टर्स के बारे में। किसके बारे में? एंसेस्टर्स। तो ये क्या है बेटा? एंसेस्टर्स हैं। ये क्या है? एंसेस्टर्स हैं। ओके, ये क्या है?
एंसेस्टर्स। यहाँ देखिए आपको 3 एरा दिख रहे हैं, कौन कौन से? पेलियोजोइक एरा दिख रहा है, उसके बाद मीजोजोइक एरा दिख रहा है, और नेक्स्ट है सीनोजोइक एरा। तो ये 3 एरा है, और इन 3 एरा में क्या प्रेजेंट है? पीरियड्स प्रेजेंट है, ठीक है। पेलियोजोइक एरा में 4 पीरियड प्रेजेंट होते हैं आपके। फिर उसके बाद हम मीजोजोइक एरा में बात करें तो मीजोजोइक एरा में 3 पीरियड्स होते हैं, और सीनोजोइक एरा में 2 पीरियड्स आते हैं, राइट। तो वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहला जो एरा है वो कौन सा है? पेलियोजोइक एरा। कौन सा है? पेलियोजोइक एरा। और इसके अंदर क्या आते हैं? 4 पीरियड्स आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है साइलूरियन। कौन सा आता है? साइलूरियन। तो साइलूरियन जो है ये क्या है बताइए? पीरियड है, जो कि किसके अंदर आता है? पेलियोजोइक एरा के अंदर। उसके बाद आता है डिवोनियन, ये भी क्या है? पीरियड। देन यहाँ पर आता है कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। ये चारों के चारों पीरियड जो है वो किसके अंदर आते हैं बताइए? पेलियोजोइक एरा के अंदर। उसके बाद हम बात करें मीजोजोइक एरा की, जिसमें आपका आता है क्रिटेशियस, जुरासिक। क्या आपने जुरासिक का नाम सुना है? जब क्या आए थे? डायनासोर्स। तो यहाँ पर आता है ट्रायासिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ये तीनों के तीनों पीरियड जो है ये किसके अंदर आता है? मीजोजोइक एरा के अंदर, राइट। उसके बाद आया कौन सा एरा? सीनोजोइक एरा। कौन सा आया? सीनोजोइक एरा, जिसके अंदर कौन आते हैं? टर्शरी पीरियड एंड क्वाटरनरी पीरियड, ठीक है। तो टोटल कितने पीरियड हो गए जल्दी बताइए? 4, 3 और 2 कितने होंगे जल्दी बताइए? यहाँ पर 4 है, और 3 7 और 2 9। तो हमें टोटल 9 पीरियड और किसके बारे में पढ़ना है? 3 एरा के बारे में। क्लियर है? अब हम देखते हैं कि कौन कैसे आया, किसमें कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो कौन सा बना किसका, कौन सा कॉमन एंसेस्टर है, राइट। तो सबसे पहला जो एंसेस्टर है वो कौन सा है? क्लोरोफाइट्स एंसेस्टर। कौन है? क्लोरोफाइट्स एंसेस्टर। तो इस क्लोरोफाइट एंसेस्टर में कौन आता है? क्या आपको कुछ याद है? क्लोरो का मतलब क्या होता है ये बताइए। तो ये सारे के सारे क्या है? एंसेस्टर्स है, ठीक है। तो पहले एंसेस्टर जो है वो कौन है बताइए? पहले एंसेस्टर जो है ये है आपके क्लोरोफाइट एंसेस्टर। इन क्लोरोफाइट एंसेस्टर के अंदर कौन आता है? एक्वाटिक। कौन? एक्वाटिक ग्रीन एल्गी। कौन आती है? एक्वाटिक ग्रीन एल्गी, राइट। इतना समझ में आया? फिर कौन से एंसेस्टर आए बताइए? ट्रैकियोफाइट्स। हुआ कैसे, क्या हुआ? जो क्लोरोफाइट एंसेस्टर थे ये इवॉल्व हुए किसमें? ट्रैकियोफाइट एंसेस्टर्स में। किसमें? ट्रैकियोफाइट्स में। और यहाँ से क्लोरोफाइट इवॉल्व हुए किसमें? देखिए ये क्लोरोफाइट इवॉल्व हुए किसमें? ब्रायोफाइट्स में। किसमें? ब्रायोफाइट्स में। बेटा ये लाइन जो देखिए यहाँ तक टच कर रही है, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर यहाँ तक प्रेजेंट है, इसका मतलब ये अभी भी प्रेजेंट है, ये एक्सटिंक्ट नहीं हुए, राइट। तो ब्रायोफाइट आज भी हैं, अभी भी देखने को मिलते हैं। तो क्लोरोफाइट में इवोल्यूशन हुआ तो क्या बने? ब्रायोफाइट्स आए। और क्या आए जल्दी बताइए? क्या आए? ब्रायोफाइट्स आए। और क्या बना यहाँ पर? ट्रैकियोफाइट्स, ठीक है। अब ट्रैकियोफाइट्स जो एंसेस्टर्स थे, ठीक है, उनमें इवोल्यूशन हुआ तो क्या बने? राइनिया। क्या बना? राइनिया एंसेस्टर्स, राइनिया टाइप प्लांट्स। तो यहाँ पर राइनिया टाइप प्लांट और यहाँ पर ट्रैकियोफाइट्स दोनों के दोनों क्या है? वेस्कुलर लैंड प्लांट है। क्या है? वेस्कुलर लैंड प्लांट। क्या है ये दोनों के दोनों? वेस्कुलर लैंड प्लांट, राइट। चलिए इतना समझ में आया। तो क्या हुआ? ट्रैकियोफाइट्स में इवोल्यूशन हुआ तो राइनिया टाइप प्लांट्स बने। ये क्या होते हैं? वेस्कुलर लैंड प्लांट। और ट्रैकियोफाइट्स इवॉल्व हुए किसमें? देखिए जोस्टेरोफाइलम में। किसमें? जोस्टेरोफाइलम। और ये जोस्टेरोफाइलम कब आए थे? साइलूरियन पीरियड में। कब? किसमें? यहाँ पर पेलियोजोइक एरा के कौन से पीरियड में आए थे? साइलूरियन पीरियड में। अब इसमें जो जेस्टेरोफाइलम है इनमें इवोल्यूशन हुआ तो क्या बने बताइए? आर्बोरोसेंट लाइकोपोड्स एंड हर्वेशियस लाइकोपोड्स, राइट। और यहाँ पर हर्वेशियस लाइकोपोड्स आज भी प्रेजेंट है। हर्वेशियस लाइकोपोड्स आज भी प्रेजेंट है, ओके। अब हुआ क्या? राइनिया टाइप जो थे उनमें इवोल्यूशन हुआ तो क्या बना बताइए? सीलोफाइटन। सीलोफाइटन क्या है? सीलोफाइटन भी वेस्कुलर लैंड प्लांट है। क्या है? वेस्कुलर
लैंड प्लांट। ओके, अब इनमें इवोल्यूशन हुआ तो यहाँ पर क्या मिला बताइए, इसमें इवोल्यूशन हुआ, सिलोफाइटन में इवोल्यूशन हुआ तो क्या मिले, यहाँ पर स्फिनोप्सिड्स मिले, मतलब हॉर्स टेल्स, क्या है, टेरिडोफाइड है जो आज भी प्रेजेंट है। फिर और इवोल्यूशन हुआ तो फर्न्स मिले, और इवोल्यूशन हुआ तो यहाँ पर जिंको, ओके, जिंकोज एंड कॉनिफर्स एंड क्या है, नीटेल्स, साइकेट्स, सीड फर्न। देखिए यहाँ पर इसमें और इवोल्यूशन हुआ तो क्या बने, प्रोजिम्नोस्पर्म। प्रोजिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म, राइट। प्रिमिटिव टाइप जिम्नोस्पर्म से क्या बने, सीड फर्न्स। क्या बने, सीड फर्न्स। सीड फर्न इवॉल्व हुए किसमें, डायकोटिलिडन्स में और साइकेट्स में, राइट। फिर यहाँ पर डायकोटिलिडन इवॉल्व हुए किसमें, मोनोकोटिलिडन में। किसमें, मोनोकोटिलिडन में, राइट। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना कि ये जो है साइकेट्स है आज भी प्रेजेंट है। यहाँ पर बेटा देखिए डायकोटिलिडन्स ऐसे इस तरीके से दिखा रहे हैं ना, इसका मतलब है डायकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन दोनों अभी प्रेजेंट है। ओके, समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो इसको मैं थोड़ा सा हटाऊंगी जल्दी से, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए बेटा, जोस्टेरोफाइलम जो है कब आए थे, सिल्यूरियन में। किसमें, सिल्यूरियन में। और इन जोस्टेरोफाइलम में क्या हुआ बताइए, यहाँ पर जोस्टेरोफाइलम में इवोल्यूशन हुआ तो पर्मियन पीरियड में। पर्मियन पीरियड किसके अंदर आता है, पैलियोजोइक एरा के अंदर। पर्मियन पीरियड में कौन आए, आर्बोरेसेंट लाइकोपोड्स। और यहाँ पर इन्हीं जोस्टेरोफाइलम में और इवोल्यूशन हुआ कब, जुरासिक पीरियड में। तो क्या बने आपको यहाँ बताइए, यहाँ पर इवॉल्व हुए हर्वेशियस लाइकोपोड्स, राइट। और ये हर्वेशियस लाइकोपोड्स अभी क्या है, जिंदा है। बट आर्बोरेसेंट लाइकोपोड जो है वो पर्मियन में ही एक्सटिंक्ट हो गए। ये देखिए यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो यहीं पर ये क्या हो गए, पर्मियन जो पीरियड है पैलियोजोइक एरा के, वहीं पर ये खत्म हो गए। तो काफी कम इनका क्या रहा, यहाँ पर एग्जिस्टेंस रहा। ओके, अब देखिए यहाँ पर आप क्या है, जब सिलोफाइटन में इवोल्यूशन हुआ तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली, राइट। क्या निकली, ब्रांचेस निकली। तो इसकी एक ब्रांच जो है ये इवॉल्व हुआ किसमें, स्फिनोप्सिड्स में। स्फिनोप्सिड्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जो कि आज भी प्रेजेंट है, जो कि आज भी प्रेजेंट है, राइट। मतलब ये आए कब थे, जहां देखो यहाँ पर ये आए कब थे, क्रिटेशियस में। क्रिटेशियस किसका पीरियड है, मीजोजोइक एरा का, राइट। और अभी ये सीनोजोइक एरा के किस पीरियड में, क्वाटरनरी पीरियड में अभी भी प्रेजेंट है। वहीं पर मैं बात करूं, इन्हीं सिलोफाइटन का इवोल्यूशन हुआ तो क्या बने, फर्न्स। फर्न्स क्या होते हैं बेटा बताइए, टेरिडोफाइट्स होते हैं। और ये टेरिडोफाइट्स आज भी प्रेजेंट है। आए कब थे, जुरासिक पीरियड में। कब आए थे, जुरासिक पीरियड में, और अभी भी प्रेजेंट है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंको जो है ये किससे आया है, सिलोफाइटन एंसेस्टर्स से आया है। और ये आया कब है, क्रिटेशियस पीरियड में। किसका क्रिटेशियस पीरियड, मीजोजोइक एरा का, और अभी भी ये क्या है, प्रेजेंट है। फिर हम देखते हैं किसको, कॉनिफर्स को। तो कॉनिफर्स किससे आए, सिलोफाइटन से, और कब आए, जुरासिक में। तो देखिए ज्यादातर यहाँ पर आपको टेरिडोफाइट्स है वो किस पीरियड में मिल रहे हैं, जुरासिक पीरियड में। ओके, तो यहाँ जुरासिक पीरियड में, तभी तो बड़े बड़े फर्न्स क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना। तो जब डायनासोर्स की एग्जिस्टेंस थी, राइट, तब बड़े बड़े पेड़ थे, और वो बड़े बड़े पेड़ क्या थे, फर्न्स ही तो थे। क्या थे, फर्न्स, राइट। तो यहाँ पर कॉनिफर्स भी जुरासिक टाइम में थे। बड़े बड़े जो जिम्नोस्पर्म होते हैं जिनमें निडल लाइक लीफ होती है, ये प्रेजेंट थे। और यहीं पर सिलोफाइटन जो है उसमें और ज्यादा इवोल्यूशन हुआ किस पीरियड में, क्रिटेशियस में। तो क्या बने, नीटेल्स। और नीटेल्स भी क्या होते हैं, जल्दी बताइए, नीटेल्स क्या होते हैं, आज भी प्रेजेंट है। फिर इसमें इवोल्यूशन हुआ तो प्रोजिम्नोस्पर्म बने। किसमें, सिलोफाइटन में इवोल्यूशन हुआ तो क्या बना, प्रोजिम्नोस्पर्म। प्रोजिम्नोस्पर्म कब आए थे, डिवोनियन पीरियड में। किसके, पैलियोजोइक एरा के डिवोनियन पीरियड में कौन आए थे, प्रोजिम्नोस्पर्म। इन प्रोजिम्नोस्पर्म में इवोल्यूशन हुआ तो बने सीड फर्न्स। और सीड फर्न्स कब है बताइए, कार्बोनिफेरस पीरियड में। और यहाँ पर सीड फर्म में यहाँ पर दो तरीके से इवोल्यूशन हुआ। पहला बना साइकेट्स जुरासिक में, और इवोल्यूशन हुआ तो डायकोटिलिडन्स बने कब, क्रिटेशियस में।
और यही डायकोटिलेडन में और इवोल्यूशन हुआ तो बने मोनोकोटिलेडन। किस पीरियड में बताइए, यहाँ पर ये बने आपके सीनोजोइक एरा के क्वार्टरनरी एंड टर्शियरी पीरियड में, और ये सारे के सारे अभी प्रेजेंट है। कौन एक्सटिंक्ट हुआ, समझ में आ गया, ये एक्सटिंक्ट हो गया, इसमें इवोल्यूशन होके ये बन गए, राइट। ये यहीं पर खत्म हो गया, बहुत कम इसकी क्या थी, एग्जिस्टेंस थी। तो ये सारा का सारा आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, तो इतना क्लियर है या नहीं, जल्दी बताइए। अब हम देखते हैं, यही हम डायनासोर्स के देखते हैं। तो देखिए, डायनासोर्स क्या थे, रेप्टाइल्स थे। क्या थे, रेप्टाइल्स। तो मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया है बताइए, एरा बताए। कौन कौन से एरा थे, जल्दी बताइए। पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा, 3 एरा पढ़ाए अभी। कौन कौन से एरा, जल्दी बताइए। पहला एरा था, सबसे पहला जो आया था वो था पेलियोजोइक। कौन सा था, पेलियोजोइक एरा। दूसरा कौन सा था, मीजोजोइक एरा। एंड थर्ड एरा था सीनोजोइक एरा। कौन सा था, सीनोजोइक एरा। ओके, क्लियर है बेटा। यहां पर पेलियोजोइक एरा में कितने पीरियड्स आते हैं, 4 पीरियड्स, है ना। कितने पीरियड्स आते हैं, 4 पीरियड्स। यहां पर कितने आते हैं, 3 पीरियड्स। और यहाँ पर कितना आता है, 2 पीरियड्स। ओके, क्लियर है कि नहीं, बताइए। यहाँ पढ़े कि नहीं हमने अभी लास्ट में, देखो कौन कौन से पीरियड्स आते हैं यहाँ पर, साइलूरियन, डाइबोनियन एंड कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। ये चारों के चार है, कौन कौन से, सिलूरियन, डिवोनियन एंड कार्बोनिफेरस एंड आपका कौन सा हो जाएगा, पर्मियन। तो यहाँ पर ये जो पीरियड्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट है बताइए। इसमें पहला, सबसे पहला कौन हो जाएगा, साइलूरियन। दूसरा होता है डिवोनियन, राइट। उसके बाद कौन होता है आपका, थर्ड जो पीरियड है वो कौन सा हो जाएगा आपका, कार्बोनिफेरस एंड लास्ट है पर्मियन। यहां पर आएगा आपका ट्रायासिक, जुरासिक, ये आ जाएगा ट्रायासिक, जुरासिक एंड एक और कौन सा होगा, जल्दी बताइए। देख रहे हो कि नहीं, यहाँ पर क्रिटेशियस आएगा इसी में, ठीक है। तो क्रिटेशियस, और यहाँ पर कौन आएगा आपका, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। बेटा एपोक की बात नहीं की यहाँ पर, है ना, एपोक की बात नहीं करी, क्लियर है। तो ये सारे के सारे तो आप पढ़ चुके हैं, किस में, प्लांट्स में। बट अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, डायनासोर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, डायनासोर्स की। तो डायनासोर्स की देख लेते हैं हम, किसके देख लेते हैं, डायनासोर्स। तो देखिए बेटा, यहाँ पर डायनासोर्स जो है वो हम बात करें कि अर्ली रेप्टाइल्स, डायनासोर्स तो बाद में आए, अर्ली रेप्टाइल्स की बात करें तो 350 मिलियन ईयर एगो आ गए थे रेप्टाइल्स, आ गए थे कि नहीं बताइए। इन्हें हम कहते हैं अर्ली रेप्टाइल, जो कि एक्सटिंक्ट है। क्या है, एक्सटिंक्ट है। ओके, कब आए थे बताइए, ये आए थे आपके कार्बोनिफेरस में। कब, कार्बोनिफेरस। और कार्बोनिफेरस किस एरा का पीरियड है, जल्दी बताइए, पेलियोजोइक एरा का। तो पेलियोजोइक एरा में कौन आ गए थे आपके बताइए, रेप्टाइल्स आ गए थे 350 मिलियन ईयर एगो। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, देखिए यहाँ पर इसमें इवोल्यूशन हुआ तो क्या बने आपके बताइए, साइनेप्सिड्स। क्या बने, साइनेप्सिड्स। ओके, और कौन बने, सौरोप्सिड्स। कौन बने, साइनेप्सिड्स एंड सौरोप्सिड्स। साइनेप्सिड्स कब आए थे, 300 मिलियन ईयर एगो। कब आए थे, 300 मिलियन ईयर अगो। ओके, अब यहाँ पर देखिए आप क्या हो रहा है बेटा, इन साइनेप्सिड्स में क्या हो रहा है बताइए, इन साइनेप्सिड्स में क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, राइट। तो साइनेप्सिड्स में इवोल्यूशन हुआ तो क्या बने बताइए, यहाँ पर बने पेलाइकोसोरस। कौन बने, पेलाइकोसोरस, जो कि एक्सटिंक्ट है। क्या है, एक्सटिंक्ट है। ये कब आए थे, पर्मियन पीरियड में। किस पीरियड में आए थे, पर्मियन पीरियड में। मतलब किस एरा में आए थे आपके, जल्दी बताइए, पेलियोजोइक एरा में। ओके, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो सौरोप्सिड्स थे, सौरोप्सिड्स में इवोल्यूशन हुआ तो क्या बने,
थिकोडॉन्ट्स। कौन बने? थिकोडॉन्ट्स। कब आए थे? पर्मियन एरा में, पर्मियन पीरियड में 250 मिलियन ईयर एगो। ओके, अब यहाँ पर देखिए बेटा, इन्हीं जो है पेलाइकोसॉरस थे, इनमें क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। तो कौन आए? थेरोप्सिड्स आए। कौन आए? थेरोप्सिड, जो कि एक्सटिंक्ट है। थेरोप्सिड कब आए थे बेटा, जल्दी बताइए। थेरोप्सिड्स कब आए थे आपकी? जुरासिक में। कौन से पीरियड में? जुरासिक पीरियड में। अब यहाँ पर देखिए, इन्हीं थिकोडॉन्ट्स में क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। तो क्या बने बताइए? डायनासोर्स। क्या आए? डायनासोर्स, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो डायनासोर्स किस उसमें आए थे, जल्दी बताइए। डायनासोर्स जो है आपके किस पीरियड में आए थे, जल्दी बताइए, किस पीरियड में आए थे आपके डायनासोर्स? यहाँ पर डायनासोर्स क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। कब? टर्शरी पीरियड में। कब हो गए? टर्शरी पीरियड में। 65 मिलियन ईयर एगो मैंने लिखवाया था कि 65 मिलियन ईयर एगो में डायनासोर जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। तो यहाँ पर देखिए, ये 50 है, तो यहाँ पर 65 ये आ रहा है। तो 65 मिलियन ईयर एगो में डायनासोर्स क्या हो गए थे? एक्सटिंक्ट। ओके, अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये जो सौरोप्सिड्स थे इनमें इवोल्यूशन हुआ तो ये बना, और इवोल्यूशन हुआ तो क्या बने बताइए? कौन से आपका यहाँ पर ये इनकी जो एग्जिस्टेंस है ये क्या है? एंसेस्टर है। क्या है? एंसेस्टर। किसके एंसेस्टर है? देखो यहाँ पर कौन है? टोटेरस। कौन है? टोटेरस। तो टोटेरस के एंसेस्टर कौन हो जाएगा बेटा? आपका सौरोप्सिड्स। ओके, फिर हम देखते हैं सौरोप्सिड्स और किसका एंसेस्टर है। और यहाँ पर देखिए स्नेक, स्नेक का एंसेस्टर भी कौन है? सौरोप्सिड। फिर और कौन है? लिजार्ड का एंसेस्टर भी कौन है? सौरोप्सिड। टर्टल की अगर मैं बात करूं तो टर्टल का भी एंसेस्टर कौन है? सौरोप्सिड। क्लियर है या नहीं, इतना बताइए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेटा आपके जो थीकोडॉन्ट्स थे, इन थीकोडॉन्ट में इवोल्यूशन हुआ तो क्या बने? बर्ड्स बने। क्या बने? बर्ड्स। एंड यहाँ पर पेलाइकोसॉरस में इवोल्यूशन हुआ तो क्या बने? मैमल्स बने। क्या बने? मैमल्स। और इन्हीं थीकोडेंट्स में इवोल्यूशन हुआ तो कौन आए? क्रोकोडाइल्स। राइट। तो कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, किसमें, ये समझ में आ गया आपको, जल्दी बताइए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर बेटा सिर्फ पीरियड्स की बात करिए, एरा यहाँ पर नहीं लिखे। ओके, चलिए, तो इतना क्लियर हुआ है या नहीं, जल्दी बताइए। तो यहीं पर हमारा ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एंड लाइव सेशन अटेंड कर सके और आपका किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का बैकलॉग ना रहे। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए आपको सिंपली गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहाँ टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है एंड स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। और यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या चीज़ इंक्लूड की जाती है, तो यहाँ पर आपको पूरी एनसीईआरटी की थ्योरी मिलेगी। एनसीईआरटी थ्योरी के अलावा एडवांस थ्योरी जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी है वो सारे हम कराते हैं। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सारा का सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है इस प्लेलिस्ट के अंदर। सारी की सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे हम क्लास 6 टू क्लास 12 क्लास के कोर्सेज कराते हैं, वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। अब बात आती है इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की।
क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो आपको किसी भी क्लास, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।